Hi dear students, this is Dr. Mithilesh Vats, Faculty of English Language and Literature at Chartered Commerce पटना। देखो आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत तरह के सवाल हैं CUET को लेकर, CU सेट जिसको आप पहले बोला करते थे। तो इन तमाम सवालों को हमने इकट्ठा किया है और उन तमाम क्वेश्चंस को हम आंसर करने वाले हैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में, बहुत ही आसान से लैंग्वेज में, जिससे कि आपको समझ में आएंगी बातें पूरी की पूरी कि आखिर मामला है क्या। तो सबसे पहले आज जो हम बात कर रहे हैं, किस पर बात कर रहे हैं? कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम CUET के नाम से भी जानते हैं। मतलब अगर आप इंटरमीडिएट में हैं या फिर इंटरमीडिएट पास आउट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना हो, चाहे आप BA के लिए एडमिशन ले रहे हो, BCom के लिए एडमिशन ले रहे हो या फिर BSc के लिए एडमिशन ले रहे हो, अगर आपको किसी भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने हो तो आप सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि अगर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर हमारी एडमिशन हो जाती है तो बेहतरीन चीजें होंगी। आपको मालूम है कि हमारे पास इंडिया में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 45, और इस 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का सपना आपका होता है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो, इस तरह के ढेर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, इस तरह के यूनिवर्सिटीज किसमें आते हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। और अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से पढ़ते हैं तो आपका इंपॉर्टेंट शानदार तरीके से बनता है दुनिया में, प्लेसमेंट अच्छी होती है, वहां का पढ़ाई का लेवल अलग होता है। तो उसमें जाने के लिए पहले क्या सिस्टम था? पहले सिस्टम था आपका कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी सब अपने अंदाज में काम करती थी। अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो कहती थी कि आप जो है इतने नंबर लाओ तो हम आपको एडमिशन देंगे। कोई यूनिवर्सिटी है वो टेस्ट करवाती थी कि भैया आप कितने भी नंबर लाए, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, आप हमारे यहां अगर पढ़ना चाहते हैं तो हम आपसे टेस्ट लेंगे, आप टेस्ट में पास करेंगे, फिर हम आपको एडमिशन देंगे। गवर्नमेंट पूरी तरीके से परेशान थी, बहुत दिनों से इस पर काम चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा। अब सिंपल सा फंडा होगा कि CUET कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट होगा, और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में आपको अपीयर होना पड़ेगा। आप इसमें पास हो जाएं, आपको जो भी पसंद आता है, जो भी यूनिवर्सिटी में आपने टारगेट किया हो, उस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा, अगर आप क्वालिफाई करते हैं, अगर आप उसके कट ऑफ में आते हैं। क्लियर? तो अब बात रही कि CUET को कौन कंडक्ट कर रहा है, ये एग्जाम कंडक्ट कौन कर रहा है? ये एग्जाम कंडक्ट कर रहा है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये वही NTA है जो कि JEE या फिर NEET का जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इसका मतलब है कि अगर NTA एग्जाम ले रही है तो इसका मतलब बहुत ही ज्यादा फेयर होने वाला है ये एग्जामिनेशन। तो क्लियर हो गया? तो CUET का मतलब है कि आपका 12th में क्या परफॉर्मेंस रहा है ये ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है, या यूं कहें कि मैटर ही नहीं कर रहा है। आप 90% ला रहे हैं या फिर 100% ला रहे हैं, that doesn't matter at all. You need to qualify CUET examination. You need to appear in this examination and you will have to qualify this. Clear? तो आपको समझ में आ गया कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी गवर्नमेंट, और इससे आपको यह भी पता चल गया कि कोई भी बच्चा, चाहे वो बिहार बोर्ड का बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का बच्चा क्यों नहीं हो, किसी भी स्टेट बोर्ड का बच्चा जिसको रिजल्ट में नंबर कम आते रहे हैं, मार्क्स बहुत कम आते रहे हैं, वो भी बच्चा इसमें बैठ पाएगा। और मैं यहां पर एक चीज और बताऊं, आपको मालूम है कि अगर आप इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में बैठते हैं, JEE में बैठते हैं, तो आपका जो रिजल्ट होता है 50 स्टूडेंट पर एक बच्चे का रिजल्ट होता है। अगर आप नीट के एग्जाम में बैठते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन में बैठते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन का टेस्ट देते हैं, तो आपको 60 बच्चों पर एक बच्चे का एडमिशन होता है।
और एनटीए का कहना है कि अगर आप सीयूईटी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट है कि 5 में से 1 बच्चे का हम एडमिशन लेंगे। मतलब है कि ये एग्जाम आपके लिए बहुत इजी है, 10 गुना मतलब एक तरह से इजी है अगर इनके कंपैरिजन में हम देखें। क्लियर? तो इसका मतलब ये इजी है, बहुत ज्यादा इसमें टफ काम नहीं है। अब बात रही कि इसके सिलेबस क्या है, क्या क्या पैटर्न है, उस पर थोड़ा बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर पैटर्न की बात करें, हमारे पास ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का पेपर है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इसके अकॉर्डिंग सिलेबस जो है वो हमारे 4 सेक्शन में बटे हैं। बेसिकली वो 3 है लेकिन उसको 4 हम लोग कहते हैं। कौन कौन से सेक्शन है? तो सबसे पहले सेक्शन 1 का ए, ये आपका आता है लैंग्वेज सेक्शन। सेक्शन 1 का बी, ये भी आता है लैंग्वेज। क्लियर? ये पहला सेक्शन हो गया आपका, जिसमें 2 सेक्शन आ गए। नंबर 2, सेक्शन नंबर 2, और इसमें आता है आपका डोमेन स्पेसिफिक। आराम से बने रहिएगा, हम आपको सिंप्लिसिटी के साथ एकदम बता रहे हैं आपको। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। और तीसरा आपका हो गया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर जनरल टेस्ट। सॉरी, सेक्शन 3 आपका ये हो जाएगा। सेक्शन 3 और सेक्शन 3 में आपको एग्जाम देने हैं जनरल टेस्ट का। देखिए ध्यान से, हमारे पास 4 सेक्शन हो गए, इसको आप 2 मान के चलिए। ओवरऑल 4 सेक्शन हमारे पास है। लैंग्वेज का पेपर सेक्शन नंबर 1, लैंग्वेज का पेपर आपको फिर से सेक्शन नंबर बी, 1 का बी, डोमेन स्पेसिफिक और जनरल टेस्ट। पहली बात तो आप लैंग्वेज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे आते हैं। देखो, सबसे पहली बात है कि आप जब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब भी आप देंगे तो आपको मालूम है कि लैंग्वेज को आपको फेस करना ही पड़ेगा, बगैर लैंग्वेज के काम चलेगा। तो लैंग्वेज स्पेसिफिक सिस्टम आपका जो है सेक्शन 1 का है, यहां पर आपको 13 लैंग्वेज के ऑप्शन मिलते हैं और बी में आपको 19 लैंग्वेज के ऑप्शन मिलते हैं। तो पहले हम ए को लेकर बात करेंगे, बी को हम फिर बाद में बताएंगे। अब सेक्शन ए जो है हमारा 1 का ए, जिसको हम लैंग्वेज सेक्शन कह रहे हैं, ये 13 लैंग्वेज को अपने आप में कंसिस्ट करता है। कहने का मतलब है कि अगर आप बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तो आपके लिए प्रेफरेबल लैंग्वेज कौन सी होगी? या तो आप हिंदी या फिर आप इंग्लिश। तो आप सीधा समझ लीजिए कि ये लैंग्वेज पेपर आपके लिए क्या है, हिंदी या इंग्लिश। ऑब्वियस सी बात है कि हिंदी आपका टफ पड़ेगा, इंग्लिश थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसके कंपैरिजन में इजी पड़ने वाला है, तो मतलब आपका इंग्लिश। लैंग्वेज इधर जो है इसको आप फिलहाल छोड़ दें, ये उनके लिए है जो लैंग्वेज से ग्रेजुएशन करना चाहते हो। अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, आप जापानीज लैंग्वेज से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए है, तो इनको फिलहाल हम छोड़ के चलते हैं। क्लियर? दूसरा सेक्शन पे हम आते हैं, सेक्शन 2, डोमेन स्पेसिफिक, मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स जिसको आपने क्लास 12th में पढ़ा है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपने पढ़ा है अकाउंट्स, आपने पढ़ा है बीएसटी बिजनेस स्टडीज, आपने पढ़ा है इकोनॉमिक्स, आपने पढ़ा होगा हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ये आपको चूज करना है, इसका एग्जाम देना पड़ेगा आपको। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको कहा गया है कि आप 6 सब्जेक्ट तक मैक्सिमम रख सकते हैं। मतलब अगर आप मान के चलो इंटरमीडिएट आपने कॉमर्स से किया, आपने क्या क्या पढ़ा? अकाउंट्स पढ़ा, बीएसटी पढ़ा, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, तो 4 सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंग्लिश पढ़ चुके हैं, 5 सब्जेक्ट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। हो सकता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि अकाउंट से हम जो है ग्रेजुएशन करेंगे, अकाउंटेंसी हमारा ऑनर्स रहेगा, अकाउंटेंसी से हम ग्रेजुएशन करेंगे। और होता यह है कि अकाउंटेंसी से ग्रेजुएशन करने वालों की संख्या ज्यादा होती है, आप किसी सर्टेन यूनिवर्सिटी के कट ऑफ में नहीं आ पाते हैं।
एक छोटा एग्जांपल मैं दूं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी चाह रहे हैं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप क्या करें, ग्रेजुएशन करें। बहुत अच्छी बात है, आप करिए। आपने क्या किया, आपने कहा कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले को अप्लाई करते वक्त कि सर हम अकाउंट से ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं। अब आपको नंबर आए हैं कम, दूसरे स्टूडेंट्स को नंबर आए हैं ज्यादा, वो भी सब बच्चा कह रहा है कि अकाउंट से हम ग्रेजुएशन करना चाहेंगे। आप बताओ किनको लेगा, उनको लेगा। तो यहां पर आपको यूनिवर्सिटी कह रही है कि आप 6 सब्जेक्ट बता दीजिए, आप हमको आपको 6 सब्जेक्ट जो भी आपको पसंद हो आप बता दीजिए, हम आपको, अगर मेरे पास सीट खाली होंगी, आपका जो आप अगर कट ऑफ में आएंगे तो हम आपको एडमिशन ले लेंगे। क्लियर बात? तो कहने का मतलब ये आपके लिए बेहतर है कि अगर आपको अकाउंट्स में नहीं मिलता है आप बीएसटी में जा सकते हैं, बीएसटी में नहीं मिलता है आपको जो है इकोनॉमिक्स में चांस मिल सकता है, इकोनॉमिक्स में नहीं मिलता है तो एंटरप्रेन्योरशिप में मिल सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं मिल सकता है तो अदर सब्जेक्ट में आप जो है ले सकते हैं एडमिशन। तो मतलब आपके पास ऑप्शंस हैं। तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको कितने हो गए, 6 सब्जेक्ट आप मैक्सिमम चूज कर सकते हैं और इन 6 सब्जेक्ट को लेकर यूनिवर्सिटी कॉन्शियस रहेगी। जिस सब्जेक्ट में आपके कट ऑफ लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो इसका मतलब है आपका एडमिशन वहां पर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात। सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। अभी जनरल टेस्ट क्या होता है भाई? जनरल टेस्ट में आता है आपका क्या क्या? जनरल टेस्ट में आता है जीके, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग के बारे में आपने जाना होगा, वर्बल, नॉन वर्बल। रीजनिंग आपसे पूछेगा। रीजनिंग के साथ साथ आपसे मैथ्स भी पूछा जाता है। हालांकि ये मैथ्स का जो स्टैंडर्ड है वो 8 क्लास वाला स्टैंडर्ड है, तो डरना नहीं है। मैथ्स बहुत ही बेसिक पूछा जा रहा है। एलजेब्रा से क्वेश्चंस आएंगे, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे, तो मतलब मैथ से डरने वाली बात नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन, स्क्वायर रूट वगैरह सबसे क्वेश्चंस आएंगे, तो नॉर्मल चीज है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब जरा ध्यान रखना है कि आपको मैंने सारे सेक्शंस बता दिए हैं। अब आप कहिएगा कि सर आपने कहा कि हम 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए हम कॉमर्स से हैं, 3 सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हम 3 में तो एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर हमें हिस्ट्री रखने का मन होगा तो क्या करेंगे? आराम से रख सकते हैं। फिर आप पूछेंगे सर हमको हिस्ट्री में एग्जाम देना पड़ेगा, हिस्ट्री का तो मुझे कुछ नहीं आता है क्योंकि मैंने 12th हिस्ट्री से किया नहीं। कोई बात नहीं, आपको हिस्ट्री का एग्जाम नहीं देना है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपको क्या किया है पता है? आपने जो पढ़ा है 12th में, 12th की बात कर रहा हूं, 11th में आप क्या पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। 12th में आपने जो पढ़ा है, जिस तरीके से आपने एनसीईआरटी को फॉलो किया है, सिर्फ उसी का काम है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो 3 सब्जेक्ट आपके हैं, जो जिसको आपने पढ़ा है, जो कोर सब्जेक्ट है आपका, वो कोर सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाएगा। सिर्फ कोर सब्जेक्ट से पूछा जाएगा सवाल। ठीक है, यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, मैं बता रहा हूं आपको। किसी भी वीडियो में इन चीजों को नहीं बताया गया है, मैं जरा बता देता हूं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है उसमें आपको 6 सब्जेक्ट के ऑप्शन मिलते हैं कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन मिल जाएगा अगर कट ऑफ में आप आ जाते हैं। लेकिन एग्जाम जो देना है आपको, जो आपने पढ़ा है 3 सब्जेक्ट, सिर्फ उसी का एग्जाम देना है, अलग से कुछ नहीं। क्लियर हो गया? चलिए, अब रही बात, ये लैंग्वेज कौन सा है सर? तो ये लैंग्वेज सर ये ऑप्शनल है सर, ये ऑप्शनल है। अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप जाइए, जापानीज से करना चाहते हैं तो आप जाइए, मैथिली से करना चाहते हैं तो आप जाइए, डोगरी से करना चाहते हैं तो आप जाइए। इस पर छोड़ दीजिए सर, इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपका दिमाग कहां पे लगेगा? सेक्शन 1 का ए लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, इंग्लिश को पकड़ के चलना है। सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक, 6 सब्जेक्ट आपको ऑप्शन मिलता है, 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा और जीके का एग्जाम होगा। जनरल टेस्ट में जीके का एग्जाम होगा, करंट अफेयर्स का एग्जाम होगा, रीजनिंग का एग्जाम होगा और मैथ्स का एग्जाम होगा। क्लियर? कितने नंबर का आएगा सर? चलिए सर उस पर बात करते हैं। तो सेक्शन ए, अब जरा देखिए बढ़िया से, सेक्शन ए मतलब 1 का ए मतलब लैंग्वेज, जो आपका
ये नोटिस कह रहा है उसके अकॉर्डिंग जो सेक्शन 1 का ए है, जिसको आप कहते हैं लैंग्वेज, लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 50 क्वेश्चंस, और 50 में आपको अटेम्प्ट जो लेने हैं वो 40 क्वेश्चंस पर अटेम्प्ट लेने हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि लैंग्वेज यहां पर आप लिख लीजिए इंग्लिश या हिंदी, और इसमें आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपको 40 को आंसर करना है। क्लियर? आगे बात समझ में? आराम से। दूसरा क्या होगा सर? डोमेन स्पेसिफिक। याद है? डोमेन स्पेसिफिक मतलब समझ आ रहा ना, आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है 12th में, इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको। सेक्शन 1 हो गया आपका क्लियर। सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक, और डोमेन स्पेसिफिक में भी आपका 50 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। जवाब कितने को देना है? 40। ध्यान रखना है, इसके लिए भी आपको 45 मिनट्स का टाइम मिल रहा है। इसके लिए भी आपको 45 मिनट्स का टाइम मिल रहा है। तीसरी बात, सेक्शन 3 तो क्या था? जनरल स्टडीज। तो रही बात जहां तक जनरल स्टडीज की, इसमें क्या मामला है सर? इसमें मामला है 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। जवाब कितने के देने हैं? जवाब देने हैं 60 के। 60 आपको अटेम्प्ट लेने हैं। टाइम कितना मिलेगा? 60 मिनट्स। जरा एक बार बढ़िया समझ लीजिए। पहला पेपर लैंग्वेज पेपर, 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, 40 को आपको आंसर करना है, 40 को अटेम्प्ट लेना है। उसके लिए आपको 45 मिनट्स टाइम है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आप पढ़े हैं 12th में, उससे आपको क्वेश्चन पूछेगा 50 मार्क्स का, जिसमें 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेने हैं। 45 मिनट्स आपके पास टाइम है। जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछ रहा है, 75 क्वेश्चंस पूछ रहा है, 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेने हैं, और 60 मिनट्स आपके पास टाइम है। और जनरल स्टडीज में आपको पता है, मैं बार बार बता दूं, जनरल स्टडीज में जीके, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग और मैथमेटिक्स। क्लियर? अब बात रही कि हमने ये तो समझ लिया कि लैंग्वेज 1 2 3 ये काम हमारा फाइनल है। तो ये काम जब हमारा फाइनल हो जाता है, तब हमें आगे क्या करना है? सबसे पहली बात कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी जरा देख लेते हैं। इंग्लिश में आपको जो बेसिकली क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आ रहे हैं पैसेज पर बेस्ड। ठीक है? और इसमें भी कहा गया है कि पैसेज जो होगा वो एकदम 12th स्टैंडर्ड का ही होगा। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी को फॉलो किया है तो आप आराम से पैसेज को बना सकते हैं। आपने देखा होगा 12th में पढ़ाने का जो मेरा अंदाज आपके लिए है, चाहे आप बिहार बोर्ड में पढ़े हो या फिर सीबीएसई में पढ़े हो, आपने देखा होगा मैं वर्ड टू वर्ड की बात करता हूं, वर्ड बाय वर्ड बताता हूं स्टूडेंट को कि बेटे एक एक वर्ड का मीनिंग तुम हमसे पूछो, मैं तुमको बता रहा हूं, तुम उसको नोट डाउन करो, लिखो। मतलब क्या है? क्या मैं पागल हूं? मैं वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं? नहीं यार, मैं जानता हूं कि आगे ये आपको बहुत काम देगा। तो मतलब है कि इंग्लिश लिटरेचर को अगर आपने सही तरीके से पढ़ा है तो आपका ये काम क्लियर है, लैंग्वेज का काम क्लियर है। अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर को सही तरीके से पढ़ा है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ा है, वर्ड आपका क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो लैंग्वेज का काम क्लियर है। दूसरी बात, डोमेन स्पेसिफिक की बात कर लेते हैं। डोमेन स्पेसिफिक में याद करने वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। क्लियर? इसका मतलब है कि अगर आप रटने में माहिर हैं तो सॉरी सर, फेल हो जाएंगे आप रटे नहीं। क्या करना पड़ेगा? आपको रटना नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। मतलब क्लासरूम प्रोग्राम आपका शानदार रहना चाहिए, क्लास में आपकी प्रेजेंस शानदार रहनी चाहिए। मेरी एडवाइस है आप टीचर के कांटेक्ट में रहें, जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो आप उनसे शेयर करें, और आप देखिए कितना शानदार होता है आपके लिए। क्लियर? तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस पर काम कर सकते हैं। नंबर 3, जनरल स्टडीज, जीके सर, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, नॉर्मल लेवल का। जनरल स्टडीज में करंट अफेयर्स,
दुनियादारी में क्या चल रहा है थोड़ा बहुत, वैसे भी इंग्लिश क्लास में देखते हो हम बताते ही रहते हैं क्या सब चल रहा है दुनिया में, जानबूझ के हम तुमको ऐसी बात बताते हैं ताकि आगे चल के काम देगा। तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मैथ्स जान रहे हो, मैथ्स का भी नॉर्मल लेवल है, क्लास 8 का लेवल है। रीजनिंग बेसिक लेवल है, वर्बल नॉन वर्बल, क्लियर। तो ये रहा आपका सिस्टम सीयूईटी का। ध्यान रखना बेटे कि स्टेट यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं, जो अच्छी अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी इसमें आना चाह रही हैं, उनको भी गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप भी आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप भी इस बेसिस पर ले सकते हैं एग्जाम, ठीक है। दूसरी बात जो एक खास चीज है जो आपको समझना चाहिए, कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने की कोशिश करें तो आप उस यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट को अपने कोर्स के अकॉर्डिंग देख लेंगे। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर उनकी नोटिफिकेशंस को देखकर आप देख लेंगे कि आखिर वो यूनिवर्सिटी क्या डिमांड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि फॉर्म भरने का डेट आपको 2 तारीख से स्टार्ट है, 2 अप्रैल से स्टार्ट है, 2 अप्रैल से आपका ये फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट है और ये चलेगा आपको कब तक, 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल 2022। तो 2 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक आपका ये फॉर्म चलेगा। तो आप जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उस समय थोड़ा ध्यान रखना है कि जिस यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन ले रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में उस कोर्स के लिए, जिस कोर्स के लिए आप चाह रहे हैं, उस कोर्स के लिए क्या सिस्टम है, क्या क्राइटेरिया है, एक बार आप उनको पढ़ लेंगे, फिर फॉर्म भरेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ भी बढ़ेगी और पता चलेगा कि वो यूनिवर्सिटी क्या डिमांड करती है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे नहीं जाते। अगर आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के पर्टिकुलर कोर्स को लेकर आप नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो यूनिवर्सिटी कहेगी हमको जनरल स्टडीज नहीं चाहिए, हमको जीएस में कोई इंटरेस्ट नहीं है भैया, हमको जीएस नहीं, जीएस जो बच्चा जानता है वो हमको नहीं चाहिए। क्या करोगे, जीएस का एग्जाम दोगे? नहीं ना। कोई यूनिवर्सिटी कहेगी कि हमको लैंग्वेज पेपर नहीं चाहिए, हालांकि ऐसा कहता नहीं, फिर भी एक बात कह रहा है। अगर इस तरह की बातें आती है तो अगर आप एक बार उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आखिर उस यूनिवर्सिटी की डिमांड्स क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करिएगा। तो आपके दिमाग में भी रहेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी जीएस पेपर मांग रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी डोमेन पेपर मांग रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी कहती है कि डोमेन पेपर नहीं चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी कहती है जनरल स्टडीज की पेपर नहीं चाहिए। तो आपके लिए आसान हो जाएगा पढ़ना, उसी हिसाब से अटेम्प्ट लेना। लेकिन मेरी सलाह ये मानो कि आप तीनों को लेकर चलो तो बेहतर होगा, आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी, आप तीनों को लेकर चलिए। हालांकि फॉर्म भरने से पहले एक बार जरूर आप अपडेट हो जाइए तो बेहतर है। क्लियर बात है। दूसरी बात कि मेरे ख्याल से इसमें अब कोई दिक्कत की बात तुम लोगों को नहीं। इनकेस अगर किसी भी प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह की तो आराम से टेक्स्ट करना, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। कहीं भी अगर आप फंसे, कहीं भी किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत हो आप जरूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं आपसे फिर कभी किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।